हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 का एक चैप्टर जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। तो क्या होता है डिप्रिसिएशन का मतलब? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है अगर कोई फिक्स एसेट्स का वैल्यू घटता है, अगर कोई फिक्स एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन। हर फिक्स एसेट्स जिसका लाइफ लिमिटेड है उसका वैल्यू घटता है, तो जो फिक्स एसेट का वैल्यू घटता है उसको बोलते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन मतलब होता क्या? डिप्रिसिएशन मींस डिक्रीज, डिप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का वैल्यू जो घटता है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो फिक्स एसेट्स का वैल्यू घटता क्यों है? ड्यू टू, फिक्स एसेट्स का वैल्यू घटता है ये सब वजह से, वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, लैप्स ऑफ टाइम एंड डिप्लेशन। अगर फिक्स एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसको बोला जाता है डिप्रिसिएशन। फिक्स एसेट का वैल्यू डिक्रीज होने का अलग अलग कॉजेज है, तो एक एक करके हम लोग कॉज पढ़ेंगे क्या होता है डिप्रिसिएशन यानी वैल्यू घटने का कॉजेज। हेडिंग लिखा है नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन यानी वैल्यू घटने का क्या क्या रीजन, क्या क्या कॉज हो सकता है। सबसे पहला है नंबर 1 वियर एंड टियर। सबसे पहला है नंबर 1 वियर एंड टियर। अगर मेरा एसेट्स का वैल्यू घटा है ज्यादा यूज कर लेने का वजह से, अगर मेरा एसेट्स का वैल्यू घटा है ज्यादा यूज कर लेने का वजह से या टूट जाने का वजह से, तो उसको बोलते हैं वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब इट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूसेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ एसेट्स। दूसरा ऑब्सोलेंस। क्या होता है ऑब्सोलेंस का मतलब? अगर आप जो मशीन यूज कर रहे हो, आप जो एसेट यूज कर रहे हो उससे अच्छा मार्केट में अपडेटेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गया है, तो आपका जो एसेट्स है उसका रीसेल वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू घट रहा है, यहाँ जो वैल्यू घट रहा है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर मार्केट में कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाता है उसका वजह से वैल्यू आपका मशीन का या एसेट्स का कम हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। तो क्या होता है ऑब्सोलेंस का मतलब? इट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तीसरा तीसरा कॉज है लैप्स ऑफ टाइम। तीसरा कॉज है लैप्स ऑफ टाइम। वही फिक्स एसेट्स का वैल्यू घटता है जिसका लाइफ लिमिटेड होता है, जिसका लाइफ का कोई लिमिट नहीं होता है उसका वैल्यू घटने का जगह उल्टा बढ़ता है, जिसका एग्जांपल है लैंड। लैंड का कभी वैल्यू घटता नहीं है, लैंड कभी डिप्रिशिएट नहीं होता है, लैंड हमेशा एप्रिशिएट होता है। क्यों? क्योंकि लाइफ, लैंड का लाइफ का कोई लिमिट नहीं है। तो वही एसेट्स का वैल्यू घटता है जिसका लाइफ लिमिटेड होता है। तो अगर लाइफ कम होने का वजह से, टाइम पास होने का वजह से जो वैल्यू घटता है उसको बोलते हैं लैप्स ऑफ टाइम। इट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू पासिंग ऑफ टाइम। इसका एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है सपोज हम लीज होल्ड लैंड खरीदे, सपोज हम लीज होल्ड लैंड खरीदे, लीज होल्ड लैंड लिए है, लीज में 1 साल का रेंट है 1 लाख, तो 5 साल का रेंट हुआ 5 लाख। 5 लाख हम जमा कर दिए, लैंडलॉर्ड के पास 5 लाख जमा कर दिए। जैसे ही 1 साल पार होगा ये 5 लाख में से 1 लाख मेरा डिपॉजिट में से खत्म हो जाएगा। 1 साल और पार होगा तो 1 लाख और मेरा डिपॉजिट में से खत्म हो जाएगा। 1 साल और पार होगा तो मेरा डिपॉजिट में से 1 लाख और खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जो मेरा डिपॉजिट्स, यहाँ जो मेरा एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, कोई टूटने का वजह से नहीं घट रहा, कोई नया टेक्नोलॉजी का वजह से नहीं घट रहा, यहाँ वैल्यू घट रहा मेरा एसेट्स का, मेरा डिपॉजिट्स का, ड्यू टू पासिंग ऑफ टाइम। पहला था वियर एंड टियर। अगर आप एसेट्स को ज्यादा यूज कर लिए, अगर आपका एसेट्स टूट गया उस वजह से वैल्यू घटता है तो उसको बोलते हैं वियर एंड टियर। दूसरा था ऑब्सोलेंस। अगर मार्केट में कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया तो पुराना टेक्नोलॉजी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, रीसेल वैल्यू कम हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। अगर आपका एसेट्स का लाइफ लिमिटेड है उसका वजह से वैल्यू घट रहा तो उसको बोलते हैं लैप्स ऑफ टाइम। चौथा रीजन था कोई भी एसेट्स का वैल्यू घटने का डिप्लेशन।
डिप्लेशन यूज होता है ओनली इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लेशन यूज होता है ओनली इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सपोज मेरे पास एक नेचुरल रिसोर्स है ऑयल माइन। सपोज एक ऑयल माइन है। ऑयल माइन में ऑयल जो डिपॉजिट होता है ना लिमिटेड होता है। ऑयल का जो डिपॉजिट होता है वो लिमिटेड होता है। सपोज ऑयल माइन में टोटल डिपॉजिट था 1000 टन। 1000 टन 1000 टन में से अगर हम लोग 100 टन निकाल लिए, 100 टन निकाल लिए तो इसमें बचा कितना? इसमें बचा 900। 100 और निकाल लिए तो इसमें बचा 800। अगर पूरा 1000 निकाल लेंगे तो इसके अंदर कोई भी डिपॉजिट नहीं बचेगा। तो यहाँ जो मेरा एसेट्स का लाइफ खत्म हो रहा, यहाँ जो मेरा एसेट्स का वैल्यू खत्म हो रहा, वो कैसे खत्म हो रहा? ये खत्म हो रहा है हम लोग जो निकाल के इसको यूज कर ले रहे उस वजह से। इसको बोला गया डिप्लेशन। क्या लिखा है डिप्लेशन में? इट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइंस। माइन से मिनरल्स निकाल लेते हैं तो उसका वैल्यू खत्म होता है, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो कोई भी एसेट्स का वैल्यू घटने का 4 कॉज हो सकता है। पहला है वियर एंड टियर, हम एसेट्स को ज़्यादा यूज कर लिए या एसेट्स ब्रेकडाउन यानी टूट गया, उसका वजह से वैल्यू घटता है तो उसको बोलते हैं वियर एंड टियर। दूसरा था ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब मार्केट में अगर नया टेक्नोलॉजी आ गया तो पुराना टेक्नोलॉजी का वैल्यू खत्म हो गया, इसको बोला गया ऑब्सोलेंस। तीसरा है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब अगर मेरा एसेट्स का लाइफ टाइम पास हो रहा है, टाइम का पासिंग का वजह से जो वैल्यू घट रहा, उसको बोला गया लैप्स ऑफ टाइम। चौथा है डिप्लेशन। डिप्लेशन यूज होता है ओनली इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितना आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू घट रहा, उसको बोला गया है डिप्लेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े व्हाट इज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और उसका 4 कॉज 4 रीजन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखा मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का 2 मेथड है। डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का 2 मेथड है। पहला मेथड का नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। पहला मेथड का नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका एक और नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तीनों नाम का पता होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कोई भी नेम दे सकता है। फिक्स, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट। नाम 3 है लेकिन मेथड एक ही है। नाम 3 है लेकिन मेथड एक ही है। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका एक और नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। नाम 3 है लेकिन मेथड एक ही है। तो डिप्रिसिएशन निकालने का 2 मेथड है, पहला और ये दूसरा। पहला और ये दूसरा। तो हम लोग अभी पहला मेथड करेंगे। पहला मेथड को यूज करके हम लोग निकालेंगे डिप्रिसिएशन। पहला मेथड जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM यहाँ लिख दिए SLM। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करके हम लोग निकालेंगे डिप्रिसिएशन। पहला मेथड जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको यूज करके हम लोग निकालेंगे डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन होता क्या? डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है? डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू जितना का हम एसेट्स खरीद रहे ओरिजिनल कॉस्ट। जितना का हम एसेट्स खरीदे ओरिजिनल कॉस्ट
इसको डिवाइड कर देते हैं लाइफ से, लाइफ ऑफ एसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। सपोज हम एसेट खरीदे हैं जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000 में खरीदे थे, उसका लाइफ था 5 साल। 50,000 में एसेट खरीदे, उसका लाइफ है 5 साल, तो 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10,000, यही मेरा डिप्रिसिएशन है। 50,000 को 5 से डिवाइड किए तो आया 10,000, यही मेरा डिप्रिसिएशन है। ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट। लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट में कुछ ऐड हो सकता है। अगर कोई खर्चा हम लोग किए हैं एसेट को यूज करने से पहले, जिसका एक एग्जांपल है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो ये खर्चा इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन इसका एक कंडीशन है, जो खर्चा हम लोग ऐड कर रहे हैं वो खर्चा होना चाहिए एसेट को यूज करने से पहले। तो एसेट को यूज करने से पहले उसको इंस्टॉल कराते हैं, तो इंस्टॉलेशन चार्ज कुछ है तो वो एसेट्स का वैल्यू में ऐड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, अगर कोई एसेट को यूज करने से पहले आप एसेट्स कुछ बना है जिसको बोलते हैं एरेक्शन चार्ज, तो वो भी ऐड हो जाएगा, एरेक्शन चार्ज। तो क्या हो गया, इसमें क्या क्या ऐड हो सकता है? पहला था ओरिजिनल कॉस्ट, दूसरा था इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तीसरा इरेक्शन चार्ज। उसके बाद सपोज मेरा एसेट्स का लाइफ हम लोग एस्टिमेट किए थे 5 साल, अगर 5 साल पार हो जाएगा तो मेरा एसेट्स यूज नहीं होगा, एसेट्स का लाइफ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका पार्ट्स तो बचेगा। उसका पार्ट्स को बेच के जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू अभी नहीं, जो 5 साल के बाद मिलेगा उसको पहले से एस्टिमेट करके यहां माइनस किया जाता है। तो कैसे निकलेगा डिप्रिसिएशन? ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें ऐड कर देंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसमें ऐड कर देंगे इरेक्शन चार्जेस, बट नॉट ओनली इंस्टॉलेशन, बट नॉट ओनली इरेक्शन। कोई भी खर्चा हम लोग किए हैं एसेट को यूज करने से पहले तो वो एसेट्स का कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, लेकिन ऑन अ कंडीशन दैट ये सब खर्चा होना चाहिए एसेट्स को यूज करने से पहले। इसमें से एक चीज लेस भी होता है जिसका नाम है स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। तो इसको एक तरीका से हम लोग बोल सकते हैं डिप्रिसिएशन को निकालने का फॉर्मूला। इसको एक तरीका से हम लोग बोल सकते हैं डिप्रिसिएशन को निकालने का फॉर्मूला। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन निकलता कैसे है? डिप्रिसिएशन निकलता है ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस इरेक्शन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन को निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब जर्नल। नेक्स्ट हेडिंग लिख दिए जर्नल। पहला नंबर 1, व्हेन एसेट्स एक एसेट्स का नाम अज्यूम कर ले रहे, मशीन इज परचेस्ड। अगर हम कोई एसेट्स परचेस करेंगे, अगर मशीन हम खरीद रहे तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? एसेट खरीदते हैं तो मेरे पास एसेट्स आएगा और मेरे पास से पैसा यानी कैश जाएगा, तो उसका एंट्री होता है जो क्लास 11 से हम लोग पढ़े हुए हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कभी कभी कैश की जगह लिखते हैं बैंक, कैश या फिर बैंक अकाउंट। अगर एसेट परचेस करते हैं तो उसका एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एसेट खरीदने का एंट्री, अगर मशीन खरीदे तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, व्हेन इंस्टॉलेशन कॉस्ट, व्हेन इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज इनकर्ड। अगर कुछ इंस्टॉलेशन कॉस्ट हम लोग पे किए हैं तो उसका एंट्री क्या होगा? ये जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है ये भी एसेट्स का वैल्यू में ऐड हो जाता है, तो इसका एंट्री भी सेम होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। पहला एंट्री की है मशीन यानी एसेट को खरीदने का, दूसरा एंट्री हुआ उसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट का, तीसरा नंबर 3 व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। अगर मेरा एसेट्स का वैल्यू घटेगा तब उसका एंट्री क्या होगा। अगर मेरा एसेट्स का वैल्यू घट रहा तो मेरा एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस होता है डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। 2 एसेट्स होता है डेबिट नेचर का, उसको घटाने के लिए हम लोग क्रेडिट करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एसेट खरीदते हैं तो एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। उसका इंस्टॉलेशन खर्चा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करेंगे या कोई भी ऐसा खर्चा जो यूज करने से पहले हुआ है उसका एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट, वही डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। और डिप्रिसिएशन का वैल्यू घटेगा तो उसका एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े अभी हम लोग। सबसे पहले डिप्रिसिएशन क्या होता है, हर वो एसेट्स, हर वो फिक्स एसेट्स जिसका वैल्यू घटा है, जिसका वैल्यू घट रहा है उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो वैल्यू घटने का 4 रीजन था। पहला था वियर एंड टियर, दूसरा था ऑब्सोलेंस, तीसरा था लैप्स ऑफ टाइम और लास्ट में था डिप्लेशन। डिप्रिसिएशन निकालने का 2 मेथड है। पहला मेथड हम लोग कर रहे हैं जिसका 3 नाम है, फिक्स, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट। तो फिक्स, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट से डिप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है जो है ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। उसके बाद हम लोग ये 3 जर्नल एंट्री देखें, एसेट खरीदने का एंट्री, इंस्टॉलेशन कॉस्ट का एंट्री और लास्ट में डिप्रिसिएशन का एंट्री। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग एक सम्स करेंगे, उसके बाद अभी हम लोग एक सम्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग एक सम करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 1। इट इज अ बेसिक सम, एक बेसिक सम है जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा, आपके अंदर पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक ऐसा परचेज ऑन 1 जनवरी 2014 प्लांट खरीदा है 53,000 का, स्पेंड किया 5,000 उसका इंस्टॉलेशन में, एस्टिमेटेड लाइफ है प्लांट का 8 इयर्स, ब्रेकअप वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू दिया है 6,000, बोला है प्लांट अकाउंट बनाने 3 साल का, प्लांट अकाउंट बनाने बोला है 3 साल का, 3 साल का हम लोग को प्लांट अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग बना है प्लांट अकाउंट, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अभी प्लांट अकाउंट, 3 साल का प्लांट अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिया था, सबसे पहले लिखा था परचेज किया 1 जनवरी को प्लांट 53,000 का। तो हम लोग अगर प्लांट खरीदे हैं तो इसका एंट्री होगा जर्नल एंट्री, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट का हम लोग डेबिट में यहाँ लिख दिए टू, कैश की जगह बैंक अकाउंट, कैश लिखो बैंक लिखो सब सेम है, टू बैंक अकाउंट 53,000, टू बैंक अकाउंट 53,000। इसका डेट क्या था परचेस का, इसका परचेस का डेट था 1 जनवरी 2014, इसका परचेस का डेट था 1/1/2014। इसका ब्रैकेट में लिख दिए परचेस्ड। उसके बाद दिया हुआ है स्पेंड 5,000 ऑन इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन में खर्चा किया 5,000। तो इंस्टॉलेशन में जो खर्चा करते हैं उसका भी एंट्री सेम होता, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो एक बार और लिख दिया हम लोग टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंस्टॉलेशन, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन में खर्चा हुआ है 5,000। इसका भी डेट सेम होगा, जिस दिन हम लोग खरीदते हैं
उसी दिन हम लोग इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है इसका लाइफ है 8 इयर्स, लाइफ यूज होगा डेप्रिसिएशन निकालने में फॉर्मूला में, आफ्टर विच इट्स ब्रेकअप वैल्यू, इसका स्क्रैप वैल्यू दिया 6000। ये जो 6000 स्क्रैप वैल्यू हम लोग को आज रियलाइज नहीं होगा, 8 साल के बाद जब प्लांट खत्म हो जाएगा तब उसको बेच के मिलेगा, उसका पार्ट्स को बेच के मिलेगा 6000। तो इसको कहीं लिखना नहीं है, ये खाली यूज होगा जब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे तब। हो गया। उसके बाद और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग को 3 साल का सम करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग 3 साल का सम? 1 साल पहले ये मशीन को पूरा यूज करेंगे, 1 साल के बाद जो वैल्यू घट जाएगा, जितना वैल्यू घटेगा उतना माइनस कर देंगे, तब जाके 1 साल कंप्लीट होगा। हम लोग को प्लांट अकाउंट बनाने बोला है 3 साल का, तो पहला साल कंप्लीट कैसे होगा? पहला साल पूरा 1 साल प्लांट को यूज करेंगे, यूज करने के बाद जो वैल्यू घटेगा जिसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तब जाके मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो रहा, प्लांट अकाउंट का क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट अकाउंट का क्रेडिट साइड लिखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये भी डेप्रिसिएशन निकलेगा, डेप्रिसिएशन हमेशा निकलता है ईयर के एंड में 31/12/2014। इसके लिए बनाएंगे हम लोग वर्किंग नोट 1, इसके लिए बनाएंगे हम लोग वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, एनुअल डेप्रिसिएशन, पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू, डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, मेरा मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है 53,000, तो यहां पे लिख दिया हम लोग 53,000। इसमें प्लस करते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट था 5000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट में लिख दिए 5000। उसके बाद इसमें माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू था 6000। इसको डिवाइड करते हैं लाइफ से, क्वेश्चन में लाइफ था, क्वेश्चन में लाइफ दिया था 8 इयर्स, क्वेश्चन में लाइफ दिया था 8 साल, 8 साल। तो प्लस माइनस करके जो बचा वो कहलाएगा डेप्रिसिएशन। 53,000 प्लस 5,000 माइनस 6,000 डिवाइड बाय 8, सब प्लस माइनस करके आ रहा 6,500, सब प्लस माइनस करके आ रहा 6,500। तो ये 6,500 मेरा एसेट्स का 1 साल में वैल्यू घटा, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में यहां लिख दिए 6,500। तो 1 साल कंप्लीट हो गया, यहां पे एडलेस कर देना हम लोग को। डेबिट साइड का टोटल हो रहा, डेबिट साइड का टोटल हो रहा 58,000, यहां का भी टोटल में लिख दिए 58,000। 58,000 में से 6,500 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? बचेगा 51,500। ये जो 51,500 बचा है ये बैलेंस है, बाई बैलेंस C/D। इसका डेट होगा एंड का 31/12/2014, 31/12/2014। उसके बाद CD को कर देंगे ब्रॉट डाउन टू बैलेंस B/D, ब्रॉट डाउन 51,500। इसका डेट होगा 1/1/2015, 2015 में आ गया। लेकिन हम लोग को 1 साल का नहीं, हम लोग को सम करना था 3 साल का। तो सेकेंड ईयर कैसे कंप्लीट होगा? सेकेंड ईयर में भी पूरा प्लांट को 1 साल यूज करेंगे, उसका जो वैल्यू घटेगा जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो मेरा सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में फिर जो वैल्यू घटा उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन निकलता हमेशा ईयर के एंड में 31/12/2015। तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा? जो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन था वही मेरा डिप्रिसिएशन होगा सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन था 6,500, तो सेकेंड ईयर का भी डिप्रिसिएशन 6,500 होगा। क्यों होगा 6,500? क्योंकि मेथड का 2 नाम था, 3 नाम था। पहला था स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड,
तीसरा था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इसका एक नाम था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। हर साल मेरा डिप्रिसिएशन फिक्स रहेगा। पहला साल का 6500, दूसरा साल का भी 6500, तीसरा साल का भी 6500। तो सेकेंड ईयर का भी डिप्रिसिएशन इतना ही होगा 6500। यहाँ लिख दिए 6500। तो सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया, खाली इसको ऐड लेस करना है। डेबिट साइड का टोटल है 51,500। क्रेडिट साइड भी टोटल में सेम लिख दिए 51,500। 51,500 में से 6,500 माइनस करेंगे तो बचेगा 45,000। 45,000 ये जो बचा इसके सामने लिख दिए बाई बैलेंस कैरिड डाउन C/D। इसका भी डेट होगा एंड का 31/12/2015। CD को अब कर देंगे ब्रॉट डाउन टू बैलेंस B/D 45,000। इसका डेट होगा 15 के बाद 1/1/16। तो थर्ड ईयर कैसे कंप्लीट होगा? थर्ड ईयर में भी पूरा प्लांट को एक साल यूज करेंगे। यूज करने के बाद उसका जितना वैल्यू घट जाएगा माइनस कर देंगे तो मेरा थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। जो वैल्यू घटता है उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो एक बार और लिख दिए बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन पहला साल का भी जो था, दूसरा साल का भी वही होगा, तीसरा साल का भी वही होगा 31/12/2016। तो थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो गया। डेबिट का टोटल है यहाँ पे 45,000, यहाँ भी टोटल में है 45,000। इसमें से 6,500 माइनस किए तो बचा 38,500। ये जो बचा इसका नाम है बाई बैलेंस C/D। इसका डेट होगा 31/12/2016। CD को BD करके छोड़ देंगे। तो ये 3 साल का हम लोग बना है, 3 साल का हम लोग बना है प्लांट अकाउंट। 3 साल का पहला क्वेश्चन किए जो बहुत बेसिक था, बहुत सिंपल था। आज दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। यही करेंगे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है लास्ट में प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का। हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल। तो हम लोग बनाएंगे अभी मशीनरी अकाउंट 3 साल का। अभी हम लोग बनाएंगे मशीनरी अकाउंट 3 साल का। मशीनरी अकाउंट, ये पहला कॉलम है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब क्वेश्चन पढ़े क्या दिया हुआ। लिखा हुआ ए लिमिटेड परचेज किया मशीन 50,000 का 1/1/2010 में, 1 जनवरी 2010 को। ए लिमिटेड परचेज किया मशीन 1 जनवरी 2010 को 50,000 का। तो जब मशीन हम लोग परचेज करते हैं तो एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट में लिख दिए, मशीनरी अकाउंट का डेबिट में लिख दिए टू बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का डेबिट में लिख दिए टू बैंक अकाउंट। मशीन था 50,000 का और खरीदा है 1/1/2010 को। जब मशीन हम लोग खरीदे है ना तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए परचेस। और हम लोग एक मशीन है, ये क्वेश्चन में 2-3 मशीन है तो ये मशीन का हम लोग नाम दे दिए परचेस M1। पहला मशीन का हम लोग एक नाम दे दिए M1 यानी मशीन नंबर 1। उसके बाद क्या लिखा हुआ, इट परचेज अनदर मशीन, एक और मशीन खरीदा 30,000 का 1/7/2011 में, लेकिन 2010 में नहीं खरीदा, 2011 में खरीदा। तो 11 भी हम लोग नहीं करेंगे, पहले 10 को कंप्लीट करेंगे फिर 11 करेंगे हम लोग। तो 10 कंप्लीट कैसे होगा, 10 कंप्लीट होगा ईयर का एंड में डिप्रिसिएशन निकाल के बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसका डेट होगा एंड का 31/12/2010। डिप्रिसिएशन निकालने का
फॉर्मूला था हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। लेकिन हम लोग को अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन निकालने का डायरेक्ट परसेंट दे दिया 10% पर एनम। यहाँ पे डिप्रिसिएशन निकालने का एक परसेंट दे दिया 10% पर एनम। तो डायरेक्ट आपको ये 50,000 के ऊपर 10% निकाल देना। तो यहाँ पे निकाल रहे हम लोग 50,000 का इंटू 10%। 50,000 का 10% होता है 5,000। 50,000 का 10% होता है 5,000। तो एक साल हम लोग कंप्लीट हो गया, इसको ऐड लेस कर ले रहे हैं। डेबिट साइड का टोटल है 50,000, क्रेडिट साइड का भी टोटल में लिख दिए 50,000। इसमें से 5,000 माइनस किए तो बचा 45,000। ये जो बचा इसका सामने लिख दिए बाई बैलेंस कैरिड डाउन 31/12/2010। सीडी को ब्रॉट डाउन कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। इसका डेट होगा 2011 1/1/2011। तो 2011 में भी एक मशीन खरीदा था, लिखा है परचेज अनदर मशीन, एक और मशीन खरीदा है 30,000 का 1/7/2011 को खरीदा है। तो खरीदा है तो फिर एक बार लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, खरीदा है तो एक बार और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेस मशीन नंबर 2। सेकेंड मशीन खरीदा 30,000 का, 30,000 का। ये कब खरीदा है देखो, इसको खरीदने का डेट था 1/7/11, इसका खरीदने का डेट था 1/7/11 1/7/2011 1/7/2011। उसके बाद एक और मशीन खरीदा, उसके बाद एक और मशीन खरीदा अनदर, एक और मशीन खरीदा है बाय कंपनी ऑन 1/10/2012। इसका वैल्यू नहीं दिया, इसका वैल्यू होगा 20,000। 20,000 का एक और मशीन खरीदा, लेकिन ये कब खरीदा, ये मशीन खरीदा 2012 में। तो 12 भी नहीं करेंगे, पहले हम लोग 11 को कंप्लीट करेंगे। 12 नहीं करेंगे, पहले हम लोग 11 को कंप्लीट करेंगे। तो 11 कंप्लीट कैसे होगा, 11 कंप्लीट होगा फिर से एक बार ईयर का एंड में डिप्रिसिएशन निकालने से। तो ईयर का एंड में डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो एक डेट लिख दिए 31/12/2011। तो अब मेरे पास एक मशीन नहीं है, दो मशीन है। अब हम लोग के पास एक मशीन नहीं है, दो मशीन है, M1 भी है M2 भी है। तो कोई मशीन का वैल्यू एक साल घटता है कि हर साल घटता है, मशीन का वैल्यू हर साल घटता है। अब M1 का भी वैल्यू घटेगा, M2 का भी वैल्यू घटेगा। तो कितना M1 का वैल्यू घट रहा, कितना M2 का वैल्यू घट रहा, उसको आपको वर्किंग में दिखाना होगा। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2011, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2011। हम लोग के पास दो मशीन है M1 M2। M1 था 50,000 का, M2 है 30,000 का। हम लोग का मेथड का 3 नाम था, एक नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब M1 को हम लोग खरीदे थे 50,000 में, उसका वैल्यू घट के बचा 45,000। लेकिन जब डिप्रिसिएशन निकलेगा तो हमेशा 50,000 के ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। M1 का जब भी डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना के ऊपर निकालेंगे, 50,000 के ऊपर निकालेंगे, क्योंकि हम लोग का मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो M1 का जब डिप्रिसिएशन निकलेगा तो 50,000 के ऊपर निकलेगा। 50,000 का 10%, 50,000 का 10% होता है 5,000। M2 का डिप्रिसिएशन भी निकाल रहे 30,000 का 10%। लेकिन M2 जब खरीदा है ना, तब से अभी तक एक साल नहीं हुआ। M2 खरीदा था 1 जुलाई में और साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर एक साल नहीं हो रहा, 1 जुलाई से 31 दिसंबर हो रहा 6 मंथ। 1 जुलाई से 31 दिसंबर हो रहा 6 मंथ। ये जो 10% दिया था पर एनम था, पूरा एक साल का था। तो क्या हमको पूरा एक साल यूज किया भी M2?
पूरा एक साल यूज नहीं किए, M2 खाली यूज हुआ 6 मंथ, तो इसको 6 मंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो इस 6 मंथ में कैसे कन्वर्ट करना होगा? 6 मंथ में करने के लिए कर देंगे 6/12, 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12, आ गया 1500। ये दोनों को मिला के हो गया 6,500। तो 2011 का टोटल डिप्रिसिएशन है 6,500। तो 2011 का यहाँ डिप्रिसिएशन में लिख दिए हम लोग 6,500। तो सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर का भी टोटल कर ले रहे, डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड का टोटल है, यहाँ है 75,000, यहाँ भी है 75,000। 75,000 में से 6,500 माइनस किए तो बचा 68,500। ये जो 68,500 बचा है इसको बोलेंगे बाई बैलेंस C/D। इसका डेट होगा एंड का 31/12/2011। CD को कर लेंगे ब्रॉड डाउन टू बैलेंस B/D 68,500। इसका डेट होगा 2011 से 2012। इसका डेट होगा 2011 से 2012। 2012 तो 2012 में आ गए। 2012 में एक और मशीन खरीदा। अनदर मशीन वॉज परचेज बाय कंपनी 1/10/2012 फॉर 20,000। 20,000 का एक और मशीन खरीदा 2012 में। तो हम लोग को मालूम है अगर हम लोग एसेट खरीदते हैं तो लिखते हैं टू बैंक। तो एक बार और लिख दिए हम लोग टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 20,000। इसका डेट होगा 1/10/2012 क्वेश्चन में दिया। इसका नाम भी हम लोग दे दिए परचेस M3 दे दिए। M3 थर्ड मशीन खरीदा है 20,000 का। उसके बाद आप कोई मशीन नहीं खरीदा, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन हम लोग का सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है। सोल्यूशन खत्म करने के लिए हम लोग को थर्ड ईयर कंप्लीट करना। तो थर्ड ईयर कैसे कंप्लीट होगा? पूरा थर्ड ईयर में मशीन यूज करेंगे। मशीन यूज करने के बाद जितना वैल्यू घटेगा उसको माइनस कर देंगे, तो निकालेंगे ईयर के एंड में बाय डिप्रिसिएशन। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट 2। अब मेरे पास एक मशीन नहीं है, दो मशीन नहीं है, तीन मशीन है, तो M1 का ही वैल्यू घटेगा, M2 का ही वैल्यू घटेगा, M3 का भी वैल्यू घटेगा। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर 2012। पहला है M1, M2, M3। M1 है 50,000 का इंटू 10%। 50,000 का 10% होता है 5,000। M2 है 30,000 का, 30,000 का 10% इंटू 6/12 नहीं होगा। यहां पे जब M2 का निकाले थे डिप्रेशन तो किए थे 6/12। M2 खरीदा था 2011 में, उसको यूज किया था 6 महीना। तो M2 को 2012 में भी 6 ही महीना यूज करेंगे? नहीं, M2 को 2012 में 6 महीना नहीं, पूरा एक साल यूज करेंगे। तो 6 मंथ के लिए हम लोग किए थे 6/12, एक साल के लिए करेंगे 12/12। 12/12 करने से कोई फायदा नहीं, कट के आएगा 1। तो डायरेक्ट 30,000 का 10% निकाल लेंगे 30,000। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कोई मशीन आप पहला साल खरीदे हैं तभी उसका मंथ्स का कैलकुलेशन करना है। सेकेंड ईयर से उसका मंथ्स का कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि वो सेकेंड ईयर से तो पूरा एक साल यूज होगा। तो M2 था 30,000 का, 30,000 का 10% निकाले तो आया 3,000। M3 है 20,000 का, M3 है 20,000 का, 20,000 का 10%। और M3 इस साल नया खरीदा है और M3 का एक साल नहीं हुआ। M3 खरीदा था 1 अक्टूबर को, साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो अभी एक साल नहीं हुआ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खाली M3 का हुआ है अभी 3 मंथ्स। तो इसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू कर दिए 3/12। 3 महीना में कन्वर्ट करने के लिए कर दिए 3/12। 20,000 का 10% 3/12 किए तो आया 500। और सबको मिला के हो गया 8,500। सबको मिला के हो गया 8,500। तो यहाँ बाय डिप्रिसिएशन में हम लोग लिख दिए थर्ड ईयर का 8,500। तो डेबिट साइड को प्लस कर लिए, डेबिट साइड को प्लस करके आ रहा 88,500। यहाँ का भी टोटल में लिख दिए 88,500
88,500 में से 8,500 माइनस किए तो एग्जैक्ट बच रहा 80,000। ये जो 80,000 बचा है ये है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका डेट है 31/12/2012। इसको CD को BD करके छोड़ देना। तो ये मेरा 3 साल का हम लोग का सम था, 3 इयर्स का। आज के लिए इतना ही है।